हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई? तो आज लेकर आई हूँ 8 मई 2026 का फर्स्ट शिफ्ट। ये है आरआरबी एनटीपीसी का। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक देना। और इसका जो पीडीएफ है वो मिलेगा खुशी द बेस्ट चैनल पे, तो प्लीज जाके वहां से कलेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच। और अगर खुशी द बेस्ट ना मिले तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आपको डायरेक्ट मिलेगा पीडीएफ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द एंटी डिफेक्शन लॉ इन द 10th शेड्यूल? किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 42nd, 44th, 52nd या फिर 61st? हमारा जो उत्तर होगा वो रहेगा 42nd। और ये कब, सॉरी, हमारा जो था दल बदल कानून की बात हो रही है। मिनी कार्टा जो कहते हैं या फिर हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को। 40 ये हुआ था हमारा 1976 में, 1976 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 44 की बात करें तो इसमें से जो 42nd में हुआ था उसी को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, मतलब ऐसा है कि राइट टू प्रॉपर्टी को मेजर जो चेंज हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट कर दिया गया था। एफआर से हटाकर एलआर कर दिया गया था, लीगल राइट कर दिया गया था। 52nd हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून। और 61st में क्या है, एनीवन हैव एनी आइडिया? तो हमारे पास ये हुआ था 21st ईयर थी हमारे पास वोटिंग राइट की एज जो थी वो 21st ईयर थी। और इसको करके 18 साल कर दी गई थी, 18 ईयर कर दी गई थी इलेक्शन देने की उम्र। मतलब चुनाव आप दे सकते हैं, वोटिंग दे सकते हैं, वोटिंग राइट आपका। ठीक है, तो ये सारे हमारे सेक्शन हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकते जाइएगा, और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा। बस इतना ही आपका काम है, बाकी कंटेंट लाना मेरा काम है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा डल हो गई थी तो थोड़ा लेट वीडियो मिल रहा है आपको, बट एनीवे जरूर मिलेगा वीडियो। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य चुने हुए विधायकों और सांसदों को लालच में पार्टी बदलने से रोकना था। हालांकि अभी तो फिलहाल के दल बदल का विरोधी कानून जो है इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। 91st अमेंडमेंट 2003, इस संशोधन के जरिए इस कानून को और मजबूत किया गया और मंत्रिपरिषद का आकार को लिमिटेड किया गया। मंत्रिपरिषद का आकार को लिमिटेड किया गया। 91st अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में। 42nd अमेंडमेंट, यहाँ पे प्रियम्बल चेंज हुआ था जिसमें से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़े गए थे प्रियम्बल में। 44th अमेंडमेंट की बात है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास 61st अमेंडमेंट जो था, इसके द्वारा वोट देने की जो उम्र है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन B12? B12 जो है ये देखिए मिनरल से है, मतलब मिनरल से रिलेटेड है। या फिर मैं कहूँ कि क्या बोलते हैं, मेटल से, मिनरल नहीं, मेटल से रिलेटेड हमारा क्या है, ये मेटल से रिलेटेड विटामिन है। रेटिनॉल है, थायमीन है, साइनोकोबालामिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल। सारे के सारे लोग बताएं भाई क्या आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमको हमारा जो आंसर रहेगा B12 हो जाएगा। ये तो सी फूड में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? या तो सी फूड में मिलता है कोबाल्ट, या तो सी फूड में मिलेगा या फिर आप विटामिन B12 की टैबलेट्स खाएंगे, है ना। अब अगर बात करें यहाँ पे, इसमें क्या हो जाता है, अगर विटामिन B12 बना रहे हैं तो हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रेटिनॉल से हमारा देखिए नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब B1 का नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये B1 का रासायनिक नेम है, ये B12 का है। राइबोफ्लेविन की बात करें तो राइबोफ्लेविन हमारे पास B2 है, थायमीन हमारे पास B3 है। थायमीन क्या है? थायमीन हमारे पास B3 है। और अगर, हाँ, एक सेकेंड, मेरे ख्याल से मैंने गलत बोल दिया है। रेटिनॉल हमारे पास है। रेटिनॉल हमारे पास विटामिन ए होता है, मतलब विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस की कमी होती है, विटामिन ए। थायमीन हमारा विटामिन B1 है और राइबोफ्लेविन हमारा विटामिन B2 है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। थोड़ा आंसर हमारा सी फॉर चेन्नई है। कोबाल्ट मेटल है और B12 अकेला ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। जैसे हमारा B6 है, B6 में क्या पाया जाता है? आयरन, मतलब फोलिक एसिड में आयरन पाया जाता है, ये भी मेटल से रिलेटेड है ना। और ऐसा कौन सा आयरन है? जिंक हमारा जिंक है। जिंक भी एक क्या है? तो जिंक भी एक मेटल से रिलेटेड वो है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट। कोबाल्ट B12 अकेला ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है? B12 की कमी से पेरिनियस एनीमिया हो जाता है। पेरिनियस एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, खून की कमी नामक रोग है। रेटिनॉल की बातें, इसमें विटामिन ए से एक केमिकल नाम है और इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतंधी हो जाती है। और थायमिन की बातें B1 का नाम है, ठीक है, जिसकी कमी से पेरी बेरी होता है।
और विटामिन बी 12 हमारा यकृत में सालों तक स्टोर रह सकता है, जबकि विटामिन बी विटामिन पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, विटामिन बी 12 जो है क्या बोलते हैं साइनोकोबालामिन जो है या फिर कोबाल्ट कहें, कि वो हमारे लीवर में स्टोर रहता है काफी समय तक। बाकी अदर विटामिन जो है वो सारे क्या होते हैं, एक्सेस अगर आपकी बॉडी में, तो वो वाया यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केव इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू बुद्धिस्ट पेंटिंग एंड जकाता टेल्स। कौन सी गुफा विशेष रूप से बौद्ध चित्रकला और जातक कथाओं के लिए फेमस है? एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, एलिफेंटा, भीमबेटका। अभी आपको बौद्ध कला से रिलेटेड डेफिनेटली जो रहेगा आंसर वो रहेगा क्या, एलोरा है नहीं। देखिए एलोरा है नहीं। एलोरा कौन सी गुफाएं हैं, तो हिंदू से रिलेटेड गुफाएं हैं, हिंदू से रिलेटेड गुफाएं हैं। और यहाँ पे क्या है, किसके टेम्पल है, एनीवन कोई बताएगा क्या मुझे? तो एलोरा में हिंदू से भी है, बौद्ध से भी है और जैनिज्म, तीनों का कॉम्बो है। जैनिज्म भी है, जैन भी है, तो ये तीनों का कॉम्बो है। याद रखिएगा, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्त वो रहेगा अजंता केव्स। अजंता केव्स इज द राइट उत्तर। ये पूरी तरह डेडिकेटेड है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, भीमबेटका आपको कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश के भोपाल से अराउंड सम हाउ 100 किलोमीटर नियर बाय भोपाल है, और ये 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा ये क्या बोलते हैं, एलोरा की गुफा जो है 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल ऐड कर दी थी। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पता है भीमबेटका को कब ऐड किया गया था, एनीवन मुझे बताएगा क्या, भीमबेटका को कब ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में? और ये प्रागैतिहासिक काल से प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अजंता की गुफाएं सही उत्तर है। लोकेशन अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अभी जो वर्तमान नाम है संभाजी नगर है, अभी वर्तमान नाम संभाजी नगर है। और यहाँ पे 1 से 34 गुफाएं हैं, टोटल कितना 1 to 34 गुफा। आगे बढ़ेंगे, एलोरा के सॉरी ये तो एलोरा केव्स में 1 to 34 है। हम आगे बढ़ेंगे, ये गुफाएं हिंदू है, जैनिज्म, बौद्धिज्म तीनों धर्मों का मिश्रण है। और यहाँ पे 134 गुफाएं हैं। भीमबेटका की बातें मध्य प्रदेश में है, भोपाल से रिलेटेड, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, और अपने प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक के लिए जाना जाता है। यूनेस्को की बात करें, अजंता और एलोरा, अजंता भी यूनेस्को में और एलोरा भी उसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, दोनों ऐड है 1993 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेंटिंग की बात करें, अजंता की गुफा संख्या नंबर 1, 2, 16 और 17 अपनी बेहतरीन चित्रकला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अजंता के जो है 1 नंबर की गुफा, 2 नंबर की, 16 और 17, 1, 2, 16, 17 गुफाएं जो है पेंटिंग्स के लिए काफी फेमस है। टोटल गुफा 34 है, 1 से 34 तक, 1 to 34। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों करते चलिएगा। आई रियली नीड द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जैसे जैसे पेपर होते जाते हैं। तो थैंक यू। 1856 में किस गवर्नर जनरल ने कुशासन के बहाने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, है ना? और इसने कहा था कि अवध एक ऐसी चेरी है जो कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के मुंह में गिरने वाली है ना? बताइए क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास। इन 1856 विच गवर्नर जनरल एनेक्स्ड अवध ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस? कैनिंग है, डलहौजी, वेलेजली, कॉर्नवालिस। बताइए सारे के सारे लोग बताएंगे। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें, हमारा जो आंसर रहेगा डलहौजी। 1858 की बात, हड़प नीति के तहत इसने कहा, कुशासन का हवाला दिया कि आपसे राज्य चलाते नहीं बनता है, लाइए हम सिखाते हैं आपको आप कैसे राज्य चलाएंगे, है ना? तो आंसर क्या रहेगा, डलहौजी हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यहाँ पे कितने सारे, मतलब छह स्टेट्स को सबसे पहले सतारा को यहाँ पे मिलाया था, झांसी को मिलाया था, और क्या बोलते हैं अवध को मिलाया था। इसके साथ साथ अवध को मिलाया था, नागपुर को भी मिलाया था, और मुझे भी याद नहीं आ रहा है यार, 3 4 तो हो गए, 5 6 है टोटल। इनको सबको मिला लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं इसके बारे में। डलहौजी सही है। अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कुशासन का आरोप लगाकर हटा दिया गया था। उसमें वहां का नवाब जो था वाजिद अली शाह था। अवध का कौन था, वाजिद अली शाह। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी ने सतारा, झांसी, नागपुर को इसी नीति के तहत अंग्रेजी राज में मिलाया था। लॉर्ड कैनिंग की बात 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, और भारत का पहला वायसराय भी रहा है। वेलेजली की बात करें, ये सब्सिडी अलायंस लेकर आया था। सहायक संधि में क्या होता था कि ट्रीटी, यहाँ पे ट्रीटी साइन हो जाती थी।
ट्रीटी साइन होने के बाद क्या होता था कि जो पैसा वाला डिपार्टमेंट है, मतलब इनकम डिपार्टमेंट या फिर राजस्व, फाइनेंस डिपार्टमेंट जाता था अंग्रेजों को, फाइनेंस डिपार्टमेंट जाता था, कौन लेता था, ये अंग्रेज लेते थे, ब्रिटिशर्स लेते थे। और बाकी लड़ाई दंगा है, मिलिट्री है, ये भाई तुम लड़ते रहो, तो पैसा हम करेंगे, पैसा हम कमाएंगे, और तो लड़ाई दंगा तुम करोगे, मरोगे तुम, पैसा हम, मजे हम लुटेंगे। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ठोकते जाइएगा। थैंक यू सो मच। तबीयत आज थोड़ा ज़्यादा खराब थी, इस वजह से मैं 2 घंटा शायद लेट हूँ, क्योंकि ये वीडियो चला जाता है लगभग 4 बजे, बट आज 7 बज रहा है ना। कॉर्नवालिस की बात करते हैं, इसने भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। यूपीएससी से रिलेटेड स्थायी बंदोबस्त, यूपीएससी का परमानेंट सेटलमेंट, इसे परमानेंट सेटलमेंट ले रहा था, और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज माना जाता है कॉर्नवालिस को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लद्दाख या फिर दादरा नागर हवेली। सारे के सारे लोग बताएंगे सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे, मतलब लोग सबसे दूर दूर कहाँ पे रहता है, बहुत कम, बहुत 1 किलोमीटर में बहुत कम है, तो सारे लोग बताएंगे भाई क्या आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो दिल्ली में, देखिए दिल्ली में है, और दिल्ली में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 11,000 साढ़े 11,000 लोग रहता है 1 किलोमीटर के दायरे में। 11,000 पीपल आर लिविंग इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना। हमारा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, लद्दाख और दादरा, मेरे ख्याल से अंडमान हो जाएगा। अंडमान निकोबार इज द राइट उत्तर, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं पे है, और लगभग अंडर 50 है, अंडर 50 लोग रहा है 1 किलोमीटर के दायरे में, अंडर 50 पीपल इन 1 किलोमीटर, है ना, याद रखिएगा 1 किलोमीटर। देखते इसके बारे में, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है, डेंसिटी जो अंडमान निकोबार का घनत्व सिर्फ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हाईएस्ट डेंसिटी यूटी का है 11.5 किलोमीटर, आप रफली याद करो। लोएस्ट डेंसिटी स्टेट जो हमारे पास है वो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में, एपी में 17 लोगों से कम है, लोएस्ट डेंसिटी सबसे कम, 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। और हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे, तो बिहार हो जाएगा, 1106, लगभग 1100 लोग रहता है बिहार में, है ना। और लक्षद्वीप की बात करें, ये जनसंख्या और क्षेत्रफल, एरिया दोनों में भारत का सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, तो जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा यूटी है, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच आर्टिकल इन पार्ट नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। राज्य के भाग नंबर 11 में निहित कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। 256 to 263, 352 से 60, 245 से 55, 264 से 293। अभी याद करो हमारा, अभी याद करिए जल्दी से फटाफट कि भाई भाग नंबर 12 में है क्या, सारे लोग बताएं। तो हमारे पास क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से रिलेटेड सकती है। आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 245 से 245 से 255, याद रखिए। भाग नंबर 11 में क्या है, तो 245 से, भाग नंबर 11 में क्या है, 245 से 255, 245 से 255, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर बात करें, हमारे पास थोड़ा और देखते हैं, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन जो हमारे पास ये बताता है कि कानून बनाने की शक्ति जो है, पावर टू मेक लॉज, सेंट्रल और स्टेट के बीच कैसे बनती है। और आर्टिकल नंबर 256 से 263 की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से संबंधित है, प्रशासनिक संबंध से। आर्टिकल 264 से 293 वित्तीय संबंध, 264, 264 से 293 जो हमारे पास है फाइनेंशियल रिलेशन से संबंधित है, यानी पैसों के बंटवारे से रिलेटेड है। इमरजेंसी का जो होता है 352 से 360 होता है, 352 to 360 होता है। और अभी तक आपको पता है इमरजेंसी 3 बार लगा है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी नहीं लगा है, याद रखिएगा। आर्टिकल 248 की बात है, इसमें रेसिड्यूरी पावर है, अवशिष्ट शक्तियां का जिक्र, जिसमें संसद जो सिर्फ संसद के पास होती है, मतलब हमारे पास क्या है, रेसिड्यूरी पावर जो होता है सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होता है, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं विराट विजन नामक चैनल, मेरा सेकंड चैनल है, जिसमें मैं एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू करवा रही हूँ डेली 9:05 से लेके 9:05 PM टू 11 PM एवरी डे, तो प्लीज जुड़ना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच। और जिसमें से जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, सारा सब्जेक्ट्स का होता है मॉक टेस्ट, है ना। मॉक टेस्ट का एनालिसिस, या फिर कहें कि पीवाईक्यू 2025 के पीवाईक्यू में उठा रही हूँ साले, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, व्हेन वाज द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM कब पास हुआ था। ये कल भी क्वेश्चन आया था, बट कल फेम आया था, आज FRBM है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था, 2000, 2002, 2003, 2004। बताइएगा, सारे के सारे लोग बताएंगे। हमारा क्या आंसर हो जाएगा। सो FRBM की बात करें, ये पास हुआ था 2003 में, 2003 में पास हुआ था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जस्ट गिव मी सम सेकंड्स।
ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट वेरी सी फॉर चेन्नई। 2003 में बना था। एफआरबीएम जो एक्ट है वो पास हुआ था कब? 2003 में। इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। ऑब्जेक्ट इसका मुख्य मकसद जो था फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा को कम करना और देश में वित्तीय अनुशासन बना लेना है, अनुशासन लाना था। इम्प्लीमेंटेशन की बात, कानून जो है 5 जुलाई से पूरे देश में लागू हुआ था, मतलब इफेक्टिव हो गया था। टारगेट इसका था शुरुआती लक्ष्य जो है फिस्कल डेफिसिट को जीपीटी के 3% तक लाना है, फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 3% तक लाना है। एनके सिंह कमेटी बनी थी यहाँ पे 2016 में इस एक्ट की समीक्षा मतलब रिव्यू करने के लिए एनके सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। ट्रांसपेरेंसी की बातें, ये एक्ट सरकार के लिए बजट मैनेजमेंट में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना अनिवार्य करता है। तो मतलब ऐसा कहता है एफआरबीएम कहता है 2003 के अकॉर्डिंग कि सरकार पारदर्शिता रखे ताकि जनता को भी पता चले कि भाई हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है देश में। ठीक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर? पब्लिक कंप्यूटर बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पर्सनल कंट्रोल बोर्ड या फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? देखिए ब्लॉक तो नहीं रहेगा, बोर्ड ही रहेगा। तो चौथा पब्लिक कंप्यूटर बोर्ड, पहला हमारे पास है पब्लिक। गार्ड यार, पब्लिक कंप्यूटर नहीं रहेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात हो रही है। पर्सनल नहीं रहेगा, प्रिंटेड हो सकता है, अगर एलिमिनेशन से भी जाते तो भी बन जाता। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड स्ट्रक्चर क्या है? ये एक बोर्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे चिप्स है, रजिस्टर है को सपोर्ट और कनेक्ट करता है। मटेरियल की बात है, ये अक्सर फाइबर ग्लास से बना होता है जिस पर कॉपर की पतली लेयर के रास्ते या फिर ट्रैक्स बने होते हैं। मदरबोर्ड की बात करें यहाँ पे, आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड असल में एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स पीसीबी ही होता है ना। और ग्रीन कलर की बात करें, पीसीबी अक्सर हरे रंग का होता है क्योंकि उन पर सोल्डर मार्क्स चढ़ाया जाता है जो हरे रंग का होता है। तो आपने देखा होगा आपकी मदरबोर्ड में हरा हरा कितना ज्यादा अंदर कुछ रहता है, तो वही चीजें हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ग्रीन कलर का। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बात करें, कंप्यूटर साइंस में पीसीबी का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी होता है, जो कि ओएस से रिलेटेड, जो कि ओएस मैनेज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी होता है, बट ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। थैंक यू सो मच। और ये है, देखो ये दिखा भी दिया मैंने चित्र से, ये हमारा है भाई साहब। ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकते हुए जाइएगा और घंटी के बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और प्रॉपर पढ़ाई चलती रहे, है ना। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन इज नोन एज द दून्स? और सबसे बड़ा दून देखिए देहरादून है। सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून। इन द हिमालयन जियोग्राफी, हमारे पास है वैलीज बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर हिमालय, वैलीज बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय या फिर ग्लेशियर ऑफ द काराकोरम रेंज। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा हमारा। और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी के लिए हार्ड हो सकता है, एनी सिंगल पर्सन, क्योंकि हमारा जो रहेगा लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच है। शिवालिक जहां पे भी आए आप ठोक दो, बिना सोचे समझे ठोक दो। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून। और दून क्या है? वैलीज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, वैलीज बिटवीन लेसर हिमालय और क्या रहेगा? शिवालिक। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वैलीज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, फॉर्मेशन की बात है, लॉन्गिट्यूडनल वैली होती हैं, अनुधारी घाटियां हैं जो कि हिमालय का निर्माण के दौरान बनी थी, लॉन्गिट्यूडनल वैली है ये। एग्जाम्पल की बात करें, देहरादून भारत का सबसे बड़ा और क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध दून है। इसके अलावा कोतली दून और पतली दून भी है, कोटली दून और पतली दून, है ना, पतला भी है और कोटला भी है। मतलब ड्वार्स की बात करें, पूर्वी हिमालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में इन्हीं तरह की घाटियों को ड्वार्स कहा जाता है। मतलब जो देहरादून में दून कहा जाता है, वैसे ही सिक्किम और वेस्ट बंगाल में से ड्वार्स कहा जाता है। शिवालिक की बात है, हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई आउटर मोस्ट रेंज कही जाती है। तराई की बात है, शिवालिक के साउथ में स्थित दलदली और नम क्षेत्र की तराई को कहते हैं। तो तराई जो है मतलब जो थोड़ा सा नमी वाला एरिया होता है, दलदल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तराई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन जुलाई 2025 विच वेटरन लीडर एंड फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर पास्ड अवे? जुलाई 2025 में किसका डेथ हो गया? ओमनी चैंडी का, वीएस अच्युतानंदन का, पिनाराई विजयन या फिर हमारे पास है के करुणाकरन। दिग्गज नेता है और केरला के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बताइए सर। अब देखिए पिनराई विजयन नहीं है भाई, ओमनी कैंडी नहीं है और ये केकरन नहीं है। आंसर हमारे रहेंगे वीएस अच्युतनंदन, है ना, अच्युतनंदन, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और ये थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। वीएस अच्युतनंदन सही है। ये 2006 से 2011 तक केरला के 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर रहे थे। ओल्डेस्ट सीएम है, 82 साल की उम्र में सीएम बनकर ये केरला के सबसे उम्रदराज ओल्डेस्ट सीएम भी बने थे। वीएस अच्युतनंदन। पार्टी इनकी थी संबंध सीपीआई से रिलेटेड है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट से था। रिकॉर्ड की बात है 1964 में सीपीआई से अलग होकर सीपीआईएम बनाने वाले मूल 32 सदस्यों में एक में से आखिरी जीवित नेता थे। और ओमन चांडी की बात है, इनका निधन 2023 में हुआ था। ये भी केरला के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ओमन
उमन चांडी जो थी, ये भी इनका निधन हुआ था 2023 में, बट हमारे जो ये हैं अच्युतनंदन, वीएस अच्युतनंदन, ये 2025 में इनका डेथ हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा, बाकी आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा दोस्तों, है ना। थैंक यू 100% जेन्युइनिटी के साथ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट डज द टर्म ख्याल सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर। हमारे पास है टाइप ऑफ फोक डांस, स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग है, ट्रेडिशनल हेडगियर या फिर रिलीजियस फेस्टिवल है। देखिए ख्याल की बात करें, ख्याल हमारा फेस्टिवल तो नहीं है यार, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की एक शैली हो सकती है, पारंपरिक टोपी नहीं है, और हमारे पास है टाइप ऑफ फोक डांस भी नहीं है। चलिए बताइए, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग है, ख्याल है, ध्रुपद है ना, ठुमरी है, ये सारी चीजें। तो हमारे पास क्या है, ख्याल, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगायन की एक शैली है। अ स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग। अब बात करें उर्दू में, ख्याल का मतलब होता है विचार या कल्पना करना, इमेजिनेशन होता है। इवैल्यूएशन की बात है, अमीर खुसरो ने इसे लोकप्रिय बनाया था। अमीर खुसरो जिसे हम कहते हैं तूते ए हिंद, अमीर खुसरो, और किसके दरबार में था, अलाउद्दीन खिलजी के, है ना। और ये ध्रुपद के बाद सबसे बड़ी गायक शैली बनी थी। तो ध्रुपद था तानसेन जी के टाइम पे था, ग्वालियर घराना, और इसके बाद फिर अमीर खुसरो ने ख्याल को स्टार्ट किया था, ख्याल को, है ना। और अमीर खुसरो भाई पता है आपको, अलाउद्दीन खिलजी। घराना की बात करें, ख्याल गायकी में अलग अलग घराने होते हैं, जैसे कि ग्वालियर घराना, किराना घराना और जबलपुर अतरौली घराना। स्ट्रक्चर की बात है, इसमें बड़ा ख्याल स्लो टेम्पो और छोटा ख्याल फास्ट टेम्पो में 2 पार्ट होते हैं, ख्याल में 2 पार्ट होते हैं। फोक डांस की बात है, राजस्थान में ख्याल एक लोक नृत्य है, फोक धर्म का भी नाम है, पर म्यूजिक में ये गायकी शैली है ना। तो अगर ख्याल अगर डांस में आए, फोक डांस में आए, तो ये राजस्थान का एक डांस है, बट ये मेनली क्या है, म्यूजिक है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080 स्क्वायर सर्कल, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का एक 1080 स्क्वायर सर्कल है, तो उसके विकर्ण मतलब उसके डायगोनल की संख्या क्या होगी, सारे के सारे लोग बताएं। अब ये हमारा थोड़ा सा इसका फॉर्मूला जो रहेगा, n-1 इंटू 180 करिएगा, n-2 इंटू 180 करिएगा, बराबर हमारे पास कितना है, 108 आया है। तो बस आप सॉल्व करिए जरा, तो 1080 अपन 180 करेंगे और n-2, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मतलब अब बस इसको सॉल्व करना है, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए डायगोनल का, n-t/2। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या, क्या बोलते हैं, n-3/2, n-3 है, मैं थोड़ी सी भूल रही थी, n-3 का फॉर्मूला डायरेक्ट मारिए, तो n-3/2। ठीक है, तो n हमारे पास कितना है यहाँ पे, n अभी हमें पता नहीं, ऑप्शन मेथड ले लो, चलो 20 मान लेते हैं, 20 इंटू 17/2 करिए, तो 17 दूनी 34 होता है, 34/2 मतलब 170, 1070 क्या हो सकता है बताइए प्लीज। मेरे ख्याल से 20 ही रहेगा आंसर, तो आप डायगोनल डायरेक्ट मारिए, या फिर n-2 है, 20 में से 2 करिएगा, तो आंसर हमारा आ सकता है, मतलब 18। सही है यार, आ तो गया, है ना। 9 दूनी 18 होता है, 9 कम 9 दूनी 18, 120 होता है, तो 2 छक्का आ जाएगा। सही है यार, 20 ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि 27 है, 9 है, 14 है। हालांकि इसका अगर आंसर मैं गलत करूं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छे से आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा एडवांस वो नहीं है, स्टिल मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। चलो यार, सही आंसर, सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है n-2 टाइम्स 180 बराबर 1080 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्टागन निकलेगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 आया यहाँ पे, मैंने 6 किया था, सॉरी, 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डायगोनल फॉर्मूला लगता है, तो डायगोनल फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। एक ट्रायंगल में जो भुजाएं होती है 3 होती है, पर डायगोनल 0 होते हैं। क्वाड्रिलेटरल की बातें, 4 भुजाओं वाले स्क्वायर रेक्टेंगल में डायगोनल 2 होता है। हेक्सागन की बातें, 6 भुजाओं वाले हेक्सागन में डायगोनल्स की संख्या 9 होती है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल मैंने कहा कि नहीं, क्वेश्चन है तो मैं दिखा देती हूँ, आप एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर ना बने तो फिर मतलब मेरे को तो नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 13, विच टनल वॉज सर्टिफाइड एज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट इन 2022। 2020 में कुछ सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में जाना जाता है। जवाहर टनल है, जोजिला है, अटल है, या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो सबसे बड़ी टनल इंडिया की जो है वो तो अटल टनल है अभी, और मेरे ख्याल से 9.02 किलोमीटर की है अटल टनल, ये अभी बनी है ना। अटल टनल है, और ये हमारा क्या रहेगा, दुनिया की सबसे 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है अटल टनल है, 2022 में बनी थी, इसमें ये बनी है ना। अटल टनल हो जाएगा, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, और ये रोहतांग पास के नीचे से बनी है। कनेक्टिविटी की बात करें, मनाली और लाहौल स्पीति वैली को जोड़ती है, पूरे साल जोड़ती है। डेवलपर जो है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इससे बनाया है। चेन्नई नासिक की बात करें,
चेनानी नासरी की बात है, श्यामा मुखर्जी टनल भारत की सबसे लंबी रोड टनल है 9.28। तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की रोड टनल है और ये कौन सी टनल है, ये पहाड़ों के ऊपर से निकली 10,000 फीट ऊंचाई से, अटल टनल की बात हो रही है, ठीक है। और शेप की बात करें, अटल टनल का शेप जो है हॉर्स शेप है, हॉर्स शू शेप है, मतलब घोड़े की नाल जैसा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इन अ साउंड वेव द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी इज कॉल्ड। ध्वनि तरंग में उच्च दबाव और उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रेयर फ्रैक्शन है, कंप्रेशन है, एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कल भी आया था, लगभग मतलब सिमिलर है कि भाई इस चैप्टर से क्वेश्चन आ ही रहे, ध्वनि तरंग वाले से, साउंड वेव से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, है ना। और कल वाला मेरे ख्याल से एम्पलीट्यूड था आंसर, क्वेश्चन याद नहीं है बट आंसर एम्पलीट्यूड था हमारा। रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब विरलन है, कंप्रेशन है, एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी। उच्च दबाव और उच्च घनत्व वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, प्लीज बताइए। आंसर जो रहेगा दैट विल बी हमारा संपीड़न, मतलब कंप्रेशन इज द राइट उत्तर हियर। कंप्रेशन इज द राइट उत्तर हियर। ध्वनि तरंग में उच्च दबाव और उच्च घनत्व वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं भाई कंप्रेशन, ठीक है। थैंक यू। 5 फैक्ट्स। कंप्रेशन होते हैं, ये वो जगह है जहां मध्यम के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, जहां मध्यम के पार्टिकल्स जो है बहुत एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। रिफ्रैक्शन की बात है, वो क्षेत्र जहां पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और प्रेशर कम होता है। नेचर की बात है, ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडनल होती हैं जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के रूप में चलती हैं। एम्पलीट्यूड की बात है, जो ये वेव की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है जो कि आवाज की लाउडनेस तय करती है, ठीक है, मतलब तरंग जो हमारे पास है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। फ्रीक्वेंसी की बात है, 1 सेकंड में होने वाले वाइब्रेशन की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इन्हें हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15। 20 क्वेश्चन आई हैव, तो सारे 20 क्वेश्चन है मेरे पास। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? माइकल देवव्रत पात्रा, शक्तिकांत दास, डॉक्टर पूनम गुप्ता या फिर टी रविशंकर, प्लीज बताइए। डिप्टी गवर्नर आरबीआई की कौन बनी है? और ये अप्रैल 2025 की बात हो रही है। डेफिनेटली शक्तिकांत दास हमारे फॉर्मर हैं तो नहीं होंगे। पूनम गुप्ता मैडम हो जाएंगे सी फॉर चेन्नई। पूनम गुप्ता जी डिप्टी गवर्नर के रूप में आरबीआई की बनी है अभी, है ना, अप्रैल 2025 में पूनम गुप्ता मैडम। रिकॉर्ड है पिछले 1 साल डेकेड में डिप्टी गवर्नर बनने वाली पहली महिला है, तो सबसे पहली महिला है डॉक्टर पूनम गुप्ता। टेन्योर की बात है, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए है। और आरबीआई स्ट्रक्चर की बात है, आरबीआई में एक गवर्नर होता है और मैक्सिमम 4 डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं। गवर्नर की बात है, शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, हालांकि ये पुराना हो गया शक्तिकांत दास ने, अभी बताइए कौन गवर्नर बने हैं। और बैकग्राउंड की बात करें, आरबीआई ज्वाइन करने से पहले वो एनसीएईआर के डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी हैं, मतलब पूनम गुप्ता जी की बात हो रही है। अभी आरबीआई के गवर्नर हमारे चेंज हो चुके हैं भाई, ये शक्तिकांत दास फॉर्मर हो चुके हैं। बताइए जरा मुझे कमेंट में बताइए, मैं जानना चाहती हूँ, नहीं तो फिर मैं ही कमेंट कर दूंगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन विच 2 कंपोनेंट। डिवाइस ड्राइवर किन 2 घटकों के बीच एक अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर के रूप में काम करता है? यूजर एंड हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू एंड रैम एंड इनपुट एंड आउटपुट। प्लीज बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। डिवाइस ड्राइवर किन 2 घटकों के बीच एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करता है? सो यूजर एंड हार्डवेयर तो होगा नहीं, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं, बी फॉर बॉम्बे। सीपीयू एंड रैम नहीं रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं रहेगा, है ना। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है। रोल की बात है, ओएस हर हार्डवेयर की भाषा नहीं समझता है, इसलिए ड्राइवर ओएस को बताता है कि हार्डवेयर से काम कैसे लेना है। सॉफ्टवेयर की बात करें, डिवाइस ड्राइवर असल में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जब एक नया प्रिंटर लगाते हैं तो कंप्यूटर को उसकी ड्राइव फाइल चाहिए होती है। कर्नल की बात करें, ड्राइवर हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है और ओएस के कर्नल पार्ट का हिस्सा होता है, प्लग एंड प्ले। आजकल नए सिस्टम में ड्राइवर अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, इसे प्लग एंड प्ले कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा, डेली एनालिसिस में बाकी एनालिसिस भी आएगा बट थोड़ा सा लेट हो जाएगा, हालांकि मैं लाऊंगी क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ज्यादा डाउन हो गई थी तो मैं सो गई थी, तो मुझे होश ही नहीं रहा। द उत्कल प्लेन इज पार्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। उत्कल मैदान, और रात वाला भी क्लास होगा 9:05 से लेकर 11 बजे तक वाला भी क्लास होगा। उत्कल मैदान भारत के किस राज्य का हिस्सा है? वेस्ट बंगाल है, आंध्रा है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। प्लीज बताइए, उत्कल प्लेन की बात हो रही है, कहाँ का हिस्सा है? तो देखिए वेस्ट बंगाल का तो मेरे ख्याल से है नहीं उत्कल मैदान, सुंदरबन है वहां पे। उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर आंध्रा भी नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से उड़ीसा हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। इसको देखती हूँ मैं, अरे सही भाई साहब, ठीक है। ये उड़ीसा के क्या बोलते हैं, कोस्टल मैदान है, ये उड़ीसा के क्या है, उत्कल जो है उड़ीसा के कोस्टल मैदान है, जो महानदी ब्राह्मणी और बैतरानी रिवर्स के डेल्टा से बनता है। महानदी है क्या बोलते हैं, ब्राह्मणी और बैतरानी, ये 3 नदियां हैं।
कोस्ट लाइन की बात है, उड़ीसा के तट को हम कोस्ट को उत्कल तट भी कहा जाता है। उड़ीसा के उत्तर कोस्ट को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं उत्कल कोट। अब जैसे तमिलनाडु का पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट कहा जाता है, केरला का पूर्वी घाट कहा जाता है, सिमिलरली यहाँ पे उड़ीसा का उत्कल कोट कहा जाता है, उत्कल कोस्ट कहा जाता है। नॉर्दर्न की बात करें, उड़ीसा और आंध्रा के तट को मिलाकर नॉर्दर्न सिरकार्स कहते हैं, नॉर्दर्न सिरकार्स कहते हैं। और कोरोमंडल कोस्ट की बात करें, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। तो तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट तो वो वेस्टर्न घाट तो कहते हैं, बट इसके साथ साथ कोरोमंडल तट भी कहते हैं। और कोकण कोस्ट कहते हैं किसको, महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोकण कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एडिशनल इन्फो था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिकेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हुई, बीओपी, इंक्रीजिंग इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री, इंक्रीज इन नेशनल डेट, या फिर हमारे पास इकोनॉमिक रिसेशन है। ये सारे लोग बताइए बीओपी क्या है, बीओपी में सरप्लस क्या बताएगा। तो मेरे ख्याल से इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रहेगा, क्योंकि बीओपी की बात हो रही है। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, क्योंकि अभी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफी हद तक, वृद्धि तो नहीं है भाई, कम घाटे में चल रहा है ना। अब इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बीओपी सरप्लस की बात करें, जब देश का टोटल एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट टोटल इंपोर्ट से ज्यादा हो तो सरप्लस होता है, मतलब पैसा ज्यादा है, हमारा टोटल एक्सपोर्ट और टोटल इंपोर्ट से ज्यादा हो, मतलब हम ज्यादा भेज रहे हैं और मंगा कम रहे हैं बाहर से, तो हम क्या हमें क्या रहेगा, सरप्लस रहेगा। बफर की बात करें, सरप्लस देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जुड़ जाता है, जो संकट के समय देश में काम आता है। बफर स्टॉक मतलब भाई कुछ स्टॉक करके हमने रख लिया है, ताकि हमारे आने वाले पीरियड में जब भी हमें मुसीबत लगे तो हम उसको यूज कर सकें। स्टेबिलिटी की बात करें, सरप्लस का होना देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती और स्टेबिलिटी का संकेत देता है। करेंसी की बात है, देश की करेंसी रुपया दूसरी करेंसी के मुकाबले मजबूत होती है। और बीओपी डेफिसिट क्या है, जब इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट, मतलब किसी चीज का कमी हो गया, डेफिशिएंसी हो गया है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, 8th या फिर 9th। और अभी आपको पता है असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। बताइए जरा क्या आंसर हो जाएगा। और अभी लद्दाख में काफी यहाँ पे हल्ला हो मचा था, मतलब मांग रहे थे कि भाई हमको यूटी से कैंसिल करो, हमको एक राज्य का दर्जा दे दो। आंसर 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल या फिर 9th शेड्यूल। 6th शेड्यूल इज द राइट उत्तर है, 6ठा शेड्यूल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें याद रखने के ट्रिक है एएमटीएम, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके तहत ऑटोनॉमस डायरेक्ट काउंसिल बनाई जाती है, जो कि कानून बनाने में स्वतंत्र होती है। 5th शेड्यूल क्या है भाई, ये बाकी देशों के शेड्यूल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। 8th शेड्यूल की बात है, ये भारत की 22 भाषाओं की लिस्ट है। 8th शेड्यूल में यहाँ पे लिस्ट है 22 भाषाओं की। और 9th शेड्यूल में क्या है, इसमें वो कानून रखे जाते हैं जो जिन्हें कोर्ट में चैलेंज करना मुश्किल होता है, जैसे लैंड रिफॉर्म है, ऐसे कानून जो कि कोर्ट में करना चैलेंज हो जाता है, उन्हें रखा जाता है 9th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में रखा जाता है हमारी लैंग्वेजेस है। और 5th शेड्यूल में हमारे पास है शेड्यूल एरिया है, और एडीसी हमारे पास याद रखने का तरीका है एएमटीएम। असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, और क्या है, तो मिजोरम है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब हालांकि अगर मैं पूरा प्रॉपर बनाऊंगी तीनों का कंपाइलेशन तो आपको जरूर मिलेगा, है ना। थैंक यू सो मच। हु वाज द को-फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी अलॉन्ग विद गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सह सदस्य कौन थे, सह सदस्य संस्थापक? बाल गंगाधर तिलक, नतेश अप्पाजी द्रविड़, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए सबसे पहला गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, बट इनके साथ कौन काम कर रहे थे? बीजी तिलक तो नहीं रहेंगे, लाला लाजपत राय नहीं रहेंगे, दादा भाई नौरोजी, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी सो फेमस। नतेश अप्पाजी द्रविड़ इज द राइट उत्तर है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के ये क्या थे? संस्थापक सदस्यों में से एक थे नतेश अप्पाजी द्रविड़। एस्टैब्लिशमेंट की बात है 12 जून 1905 को, जब बंगाल विभाजन हुआ था तभी में पुणे में हुई थी। और देश की सेवा के लिए नेशनल मिशनरीज तैयार करना और समाज सुधार करना इसका मुख्य मकसद था। गोखले की बात करें, इंडिया गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले बापू के। और तिलक की बात है, एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, मतलब गरम दल के नेता थे, जबकि गोखले मॉडरेट थे, है ना। सॉरी, मतलब तिलक की बात है, बीजी की बात है, ये एक्सट्रीमिस्ट थे और गोखले कौन से? मॉडरेट नेता थे। दोनों के बीच विचारधारा का अंतर था। मेंबर की बात है, गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत पटवर्धन भी इसके फाउंडर मेंबर्स में शामिल थे। तो गोपाल कृष्ण देवधर और क्या बोलते हैं, अनंत पटवर्धन भी इसमें थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में, जो कि पुणे में हुई थी। किसने करी थी स्थापना? बताइएगा। बालकृष्ण तिलक ने, अरे सॉरी, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। अगर आप ना मिले तो आप खुशी दबे डायरेक्ट टेलीग्राम में पुट करिए, आपको डेफिनेटली मैं PDF दूंगी, है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एंड अपकमिंग जिनका भी पेपर हो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।
हाँ, सुनो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोकते हुए जाना। थैंक यू सो मच।